नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण रहा कांग्रेस का मॉडल, जबकि नेशन फर्स्ट और संतुष्टीकरण है हमारा मॉडल। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के अपमान पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के डिपोर्टेशन पर संसद में बयान, कहा निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार न होने को लेकर अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। भाजपा का सपा प्रमुख पर कड़ा प्रहार, की माफी की मांग। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भाजपा की जांच समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। घटना में बड़ी साजिश की जताई आशंका। महाकुंभ में संगम पर मची भगदड़ की न्यायिक आयोग ने जांच की तेज, लोगों से मांगी जानकारी। 39 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी संगम में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। और आइए सबसे पहले हम आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। ये झारखंड के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, और काफी विवादों में आ गए हैं। स्थायी नियुक्ति पर विवाद छिड़ गया है इनकी। भाजपा ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेकर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। हालांकि सत्ता पक्ष के अपने अलग तर्क हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के डीजीपी बनते ही विवादों में घिरे आईपीएस अनुराग गुप्ता। डीजीपी की नियमित नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। बीजेपी ने की डीजीपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भाजपा ने कहा चुनावी धांधली के आरोपी हैं अनुराग गुप्ता। भाजपा ने की डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को बताया निराधार। झारखंड पुलिस कप्तान अनुराग गुप्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। राज्यसभा चुनाव की वजह से चर्चा में रहे अनुराग गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी बतौर डीजीपी अस्थायी नियुक्ति पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, जिस पर एक बार फिर झारखंड का राजनीतिक पारा गर्माता दिख रहा है। अनुराग गुप्ता की बतौर अस्थायी डीजीपी नियुक्ति विवादों में घिरती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। उन्होंने उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। बीजेपी मांग करती है कि डीजीपी के अवैध नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। यूपीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति हो। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी अनुशंसित सूची के आधार पर हुआ करती है, लेकिन झारखंड में नियमों को ताक पर रख दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस आधार पर लिया है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि एक दागदार छवि के आईपीएस अधिकारी को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। अब हम सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्य सरकारें अपनी समझ से अपने स्तर पर डीजीपी की नियुक्ति करती है।
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुरूप ही सरकार ने डीजीपी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि भाई कई राज्यों में राज्य सरकारें अपने मर्जी से, अपनी समझ से पुलिस के सर्वोच्च पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक का चयन करती है और पदस्थापन करती है। ये केवल झारखंड में लिया गया फैसला नहीं। दरअसल लंबे समय से प्रभार में चल रहे अनुराग गुप्ता को पिछले दिनों राज्य सरकार ने बतौर अस्थायी डीजीपी नियुक्त किया है। तब से इस विषय पर बयानबाजी तेज है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल विभिन्न मोर्चों पर राष्ट्र विरोधी तत्वों से लगातार लोहा ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस कप्तान की नियुक्ति पर छिड़े इस विवाद पर सबों की नजर है, जिससे राजनीति का पारा भी गर्मा गया है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो लिंक कैनाल बनाई जा रही है या बनाई जाएगी, इसको लेकर के खबर है। करीब 1.5 माह पहले जिस केन बेतवा नदियों को जोड़ने के काम का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया था, उसका काम तेज गति से शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने पहुंचकर इस परियोजना के काम का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर दौधन गांव बसा है। इस गांव में ही केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी पर दौधन डैम बनना है। ये डैम ही इस परियोजना का सूत्रधार होगा। इस डैम के ग्राउंड जीरो तक पहुंचना आसान नहीं है। भुसैर गांव की तरफ से पन्ना टाइगर रिजर्व के इस गेट से 7 किलोमीटर घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से गुजरकर डैम के निर्माण स्थल यानी ग्राउंड जीरो तक पहुंचना पड़ता है। इस पूरे रास्ते पर सड़क बनाने के लिए मार्किंग हो गई है। जमीन को समतल करने का काम जेसीबी से किया जा रहा है। भुसौर से दौधन डैम तक 7 से 8 किलोमीटर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। रास्ते में कई पेड़ भी आ रहे हैं जिनको काटा जा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा पेड़ों की मार्किंग की जा चुकी है। जो पेड़ भी जाना है उसका मार्किंग हो रखा है, उस पर नंबरिंग भी डल रखी है। करीब हमारा 2000 के आसपास मार्किंग हो भी गया है पेड़ का। दौधन बांध के डूब क्षेत्र में 9000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। पन्ना और छतरपुर जिले के 7200 परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए उनकी परिसंपत्ति के अतिरिक्त सामान्य वर्ग को 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के लिए 13 लाख रुपए प्रति परिवार विशेष पैकेज के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। लैंड एक्विजिशन का कार्य प्रगति पे है, जिसमें निजी भूमि एवं वन भूमि का पूर्णता से अर्जन कर लिया गया है, जिसमें निजी भूमि का लगभग 70% राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। रिमेनिंग राशि का भी कार्य प्रगति रथ पर है। इसके अलावा हमारा आबादी का धारा 19 का प्रकरण कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुछ समय पश्चात किसानों की खातों में उनकी राशि पहुंच जाएगी। उनके आज ज़मीनों की राशि का 95% लगभग, जिसमें उनकी 17.359 हेक्टेयर निजी भूमि जा रही है, उनका मुआवजा हम लोग खाते में हमारे शासन द्वारा डाला जा चुका है। पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई पर 2.13 किलोमीटर लंबाई के दौधन बांध एवं 2 टनल का निर्माण होगा। बांध में 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया जाएगा। इसमें दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 2000 ग्रामों में 8.11 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिले ललितपुर, झांसी, महोबा और बांदा का 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। लिंक नहर की कुल लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर सुरंग शामिल है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में इस परियोजना का महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में जिस गति के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है, वो बताती है कि ये परियोजना भी समय रहते पूरी हो जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ और मेरे सहयोगी अब्दुल रशीद के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, छतरपुर। अब प्यार किया तो डरना क्या? जी हां, दरअसल ये अच्छी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार इंटरकास्ट लव मैरिज को बढ़ावा दे रही है। यहां लव मैरिज करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना में राशि बढ़ाए जाने के बाद राज्य में इसे लेकर सैकड़ों आवेदन मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान में इंटरकास्ट में शादी को बढ़ावा, सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए बम्पर राशि। इंटरकास्ट कपल को 5 की जगह दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। योजना का उद्देश्य समाज में लोगों के बीच एकता बनाना। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ देती हैं प्रोत्साहन राशि। राज्य का योगदान 75% और केंद्र का 25% रहता है। हमारे समाज में आज भी इंटरकास्ट मैरिज को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता कायम करने और अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकारें काम कर रही हैं। जातिगत भेदभाव खत्म करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के मकसद से राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दे रही है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए पहले प्रोत्साहन राशि केवल 5 लाख रुपए हुआ करती थी, जिसे कुछ अरसे पहले 10 लाख रुपए तक करने का निर्णय किया गया है। जब शादी हो जाती है उसमें 2.5 लाख रुपए पहले देते हैं, उसके बाद हमने स्लैब को बढ़ाया है और 7.5 लाख रुपए उसके बाद उसको एफडी के रूप में हम लोग करते हैं। ये अवधि जो है उसकी पूरी हो जाए तो उसके बाद पूरा 10 लाख रुपए की राशि विभाग की तरफ से उनको दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास में आवेदन आते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा किया। 200 से ज्यादा के करीब को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। सरकार का विचार इस योजना के माध्यम से समाज में समानता की भावना को बढ़ाना है और साथ ही साथ समाज में फैली अंतरजातीय विवाह को लेकर व्यापक कुरीतियों को नष्ट करना भी है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर नए जोड़े अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत अपना घर बना सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी राजस्थान सरकार की इस योजना की तारीफ की है। मेरे मंत्रालय में इंटरकास्ट मैरिज नाम की एक स्कीम है और वो स्कीम हमारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हर एक इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 2.5 लाख रुपए देता है। राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए उसके लिए देती है। और जो समाज में विषमता है उस विषमता को अगर खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। और आजकल कम से कम हर साल में 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। यही नहीं, शादियों पर होने वाले खर्च से मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह पर रोक के लिए भी राजस्थान सरकार कवायद कर रही है। इंटरकास्ट लव मैरिज के मामलों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि परिवारों की सहमति और स्वीकृति नहीं होने की वजह से नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक रूप से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में सरकार की ये योजनाएं उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके नवविवाहिक जीवन को सफल और सुगम बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। अभी हम दूसरे राज्यों की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता रहा और नई शुरुआत है अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर और बिहार में रेलवे के नेटवर्क को जुड़ी हुई ये खबर है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के बजट में बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी है। बजट में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में रेल परियोजनाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। इससे बिहार के विकास की गाड़ी नई रफ्तार लेने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 10,000 करोड़ से बदलेगा रेलवे का नेटवर्क।
बिहार में 57 परियोजनाओं पर चल रहा है काम। 10 वर्षों में हुआ बिहार में 1832 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण। बिहार में हो चुका है रेलवे की ओर से 100% विद्युतीकरण का कार्य। बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का हो रहा है विकास। बिहार के विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में अपनी झोली खोल दी है। बिहार में रेलवे के विकास के लिए सरकार ने 10,066 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया है। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। 10066 ये यूपी के समय में जो एनुअल एवरेज होता था उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा एलोकेशन। बिहार में रेलवे के माध्यम से मेगा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। राज्य में अभी 57 नई रेल परियोजनाएं चल रही हैं। इनकी कुल लंबाई 5,346 किलोमीटर और लागत 86,458 करोड़ रुपए है। वही 58 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर 3,164 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना जंक्शन के विस्तारीकरण को लेकर डीपीआर जल्द तैयार किया जा रहा है। इससे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा। बिहार में कुल मिलाकर 90,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहटा से औरंगाबाद तक जाने वाली रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। साथ ही नेउरा दनियावा रेलवे लाइन का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सहरसा जंक्शन सबसे पहले तैयार होगा। इसके अलावा 90 स्टेशनों का 85% काम पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के छोटे छोटे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में 1832 ट्रैक किलोमीटर नई लाइनें गेज कन्वर्जन डबलिंग में ऐड हुए हैं बिहार में 1832, जो कि उतना ही लंबा है जितना मलेशिया का पूरा नेटवर्क है। मलेशिया का पूरा नेटवर्क ही इतना बड़ा है जितना बड़ा हमने केवल बिहार में पिछले 10 साल में ऐड किया है। बिहार में टोटल 98 स्टेशन हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इसके अलावा ट्रेनों में कवच सुरक्षा लगाने पर भी काम किया जा रहा है। ट्रेन में कवच लगाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। बिहार में रेलवे के विकास के लिए ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। यूपी की सरकार में 2004 से 14 के दौरान औसतन हर साल 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता था, जबकि इस बार केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। समझा जा रहा है कि इससे पर्यटन के साथ उद्योग को भी बिहार में बढ़ावा मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के उस पार बात करेंगे महाकुंभ की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। 1 महीने तक संगम के तट पर 24 घंटे में एक बार भोजन, जमीन पर निवास, मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, पूजा और भगवान के भजन का नाम है कल्पवास, जिसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही महापुण्य का फल भी प्राप्त होता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु कल्पवास व्रत कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने चलने वाले इस व्रत का क्या है महत्व और कैसे महाकुंभ में कल्पव्रती कर रहे हैं कल्पवास, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विकास सिंह की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं
मान्यता यह है कि 1 मास के कल्पवास करने के बाद उन्हें 100 सालों का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार 10 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर माघ मास में पूरे महीने निवास और ध्यान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर 1 माह की साधना को कल्पवास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। कल्पवास की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्पेशली ब्रह्म वैवर्त पुराण जो बोलता है कि हम अपने इस जीवन को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कल्पवास के अपने खास नियम जब हैं और उन नियमों का साधन कल्पवासी करते हैं। जमीन पर सोना, एक समय भोजन लेना और दोनों टाइम गंगा स्नान करना, दीप पूजा पाठ करना। भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति के जरिए फल और पुण्य को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी आए हुए हैं। इन कल्पवासियों से मेला क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल्पवास के दौरान 1 वक्त भोजन, 2 बार गंगा स्नान और भागवत कथा का रसपान, यही दिनचर्या रहती है कल्पवासियों की। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व रहता है कल्पवास में। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं वे भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। हमारे पूर्वजों से ये परंपरा बनी हुई है कि सामान्य सालों में भी हम 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग ठाकुर जी की या अन्य मूर्तियों को रखते हैं, उन पे पूजा पाठ अपना करते हैं। गंगा माई के गोद में आके हमको लगता है कि बहुत आनंद हमको मिल रहा है। जात पात का कोई बात नहीं है, सब एक समान बुड़की लगाते एक ही साथ वहाँ बैठते। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। यही नहीं, यहाँ पर सनातन की एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ता है, जहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर कल्पवासी भक्ति भावना में लीन होकर पूजन अर्चन करते हैं। हम लोग तो आए तो सुबह नहलाएं, तुलसी की पूजा करें, दिया जलाएं, यही सब करते हैं। सब लोग सुबह उठें तो स्नान किए, इसके बाद वहाँ से आए, तुलसी का स्नान कराए, सिंदूर बिंदी ये सब चढ़ाएं, बत्ती जलाएं, फिर इसके बाद अपना पूजा पाठ करें। कुंभ मेले के पवित्र गाथा में एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्पवास, जहां 1 माह तक कल्पवासी त्रिवेणी के तट पर ध्यान, तप और पूजा अर्चना करते हैं। सनातन के रंग में रंगे इन कल्पवासियों में ना ही कोई वर्ग भेद है, ना लिंग भेद, ना ही जात पात का। यही है सनातन का संदेश। भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं ये कल्पवासी। 1 माह तक पूजा आराधना करते हैं। न इनमें जात पात का भेद होता है, न ऊंच नीच का भेद होता है। सभी मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं और अपने समाज और अपने देश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। और वहीं प्रयागराज महाकुंभ में आज 25वां दिन है, लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। तीनों अमृत स्नान पूर्ण होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर बनी हुई है। महाकुंभ आ रहे श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्थाओं की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। महाकुंभ में आज 25वां दिन है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है और यहाँ रंगत और बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सनातन के रंग में रंगे हुए ये श्रद्धालु देश भर से आए हुए हैं यहाँ पर और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही बहुत ही भीड़ उमड़ी है। यहाँ पर 39 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन की संख्या लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ साथ तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, उनको सराह भी रहे हैं। युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। हम लोग असम से आए हैं और असम से आके ये संगम में आए। हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा है। हम लोग असम से आए हैं। असम से हम लोग सारे बंदे आए हैं महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए और यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा है। हम लोग आए पंजाब से, पंजाब फगवाड़ा। कैसा लगा यहाँ? हाँ, आनंद आ गया जी देख के हमें। ठीक है ना, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत देख के अच्छा लग रहा है। सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई पुण्य करा होएगा तभी हम पहुँच पाए जहाँ पे। ये अपना हमारा हिंदू का धर्म है
सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ एक नया अचीव कर लिया। इतना दिल गदगद हो रहा है योगी और मोदी की ये चीज देख के। इतना पावन पवित्र हमारा हिंदुत्व सनातन का त्योहार, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर चीज की फैसिलिटी लग रही है। मतलब लोग इतना डरा रहे थे, हम लोगों ने कैंसिल करानी शुरू करा दी, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे लोग दिखा रहे। खाने को नहीं मिल रहा, वही 20 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, वही 10 रुपए की चाय मिल रही है, वही सारा कुछ है। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और गलत अफवाह पैदा करने वालों का तो कोई इलाज नहीं है। हम गुजरात से आए हैं, मोदी के शहर में से आए, और मोदी जी की हमको बहुत अच्छा लगता है, और योगी राज भी बहुत बढ़िया है। तमाम सारे लोग हैं जो व्यवस्थाओं को सराह रहे हैं। खास तौर से तमाम सारे ऐसे लोग हैं देश के कोनों कोनों में जो भ्रम फैलाते हैं यहाँ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो स्वयं ही बता रहे हैं और स्वयं ही जान रहे हैं कि किस कदर की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है, जिसे हर श्रद्धालु सराह रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर जिले से एक रोडवेज बस की सुविधा शुरू कर दी है। इसी के तहत बृहस्पतिवार से जिला फतेहाबाद से भी पहली बस प्रयागराज रवाना हुई। हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री के आदेशानुसार प्रदेश के सभी 22 जिलों से प्रयागराज जाने के लिए एक रोडवेज बस की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसी के तहत बृहस्पतिवार से जिला फतेहाबाद से भी पहली बस रवाना हुई। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। फतेहाबाद से प्रयागराज जाने वाली बस रोजाना सुबह 10 बजे रवाना होगी और लगभग 926 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगले दिन शाम 6 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इस बस का एक तरफा किराया 1200 रुपए तथा आने जाने का कुल किराया 2400 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा दी गई है। वो 926 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है, और डेली हमारे यहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास बस चलेगी, जो कि अगले दिन वहाँ पे 6 बजे पहुँचेगी। किराया लगभग इसका 1200 रुपये है, आना जाने का 2400 हो गया। कभी अगर वो पहले भी बुक करना चाहते हैं तो 2400 रुपये की एडवांस भी बुकिंग कर सकते हैं। इस बस में 2 ड्राइवरों की सुविधा होगी, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक बन सके। महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। बस के अंदर आरामदायक सीटों की व्यवस्था की गई है, जिससे लंबी यात्रा भी सुगम हो सके। जैसे सरसा है, कुरुक्षेत्र ने भी बस चलाई है, हिसार ने भी चलाई है, 2 ड्राइवर हैं जी। इस सेवा से लाभान्वित होने वाले यात्रियों ने हरियाणा सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की है। प्रयागराज जाने के लिए पहले किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता, जिससे कि हमारी जो खर्च है दुगना या तिगना खर्च आ सकता था, लेकिन अब हम आराम से यहाँ पे फतेहाबाद से बस में बैठकर जाएंगे, जो हमें वहाँ पे प्रयागराज पे उतारेगी और वहाँ से लेके भी आएगी। तो यहाँ से सीधे जाएंगे और यहाँ पर बीच में 2-3 स्टैंड भी रखे गए हैं जहाँ पर हम आराम वगैरह कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि सरकार का ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। फतेहाबाद से रवाना हुई पहली बस के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत एट 7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका की शिकायत के लिए WTO क्यों पहुंचा चीन? बांग्लादेश में फिर हिंसा, जलाया बंग बंधु का घर। पनामा नहर को लेकर अमेरिका को मिला करारा जवाब। ऑस्ट्रेलिया में नाजी सैल्यूट पर अब होगी जेल। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए मेरे साथ रात 10 बजे खबर दुनिया की में। दिल्ली में पूरा हुआ मतदान, जनता ने किसे दिया सत्ता का अभेदान? क्या बीजेपी के हाथ लगेगी सत्ता की बाजी, या फिर कांग्रेस के हाथ में होगी सत्ता की चाबी? क्या केजरीवाल बनाएंगे सरकार, या जनता लगाएगी उनको फटकार? हार जीत का होगा सटीक विश्लेषण।
डीडी न्यूज के डाटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। देखिए जनादेश 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का प्रमुख स्थान है, जिसके तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। वस्तुतः गंगा एक जीवन है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम में छिपा है, जिसमें डुबकी लगाने से इंसान को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा गया है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण रहा कांग्रेस का मॉडल, जबकि नेशन फर्स्ट और संतुष्टीकरण है हमारा मॉडल।